चलिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम लाई गई थी जिसके थ्रू हम इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मींस की एसएसआई को हम प्रमोट कर सके, इसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सके। तो गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम लेकर आई थी। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेचर क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से मोस्टली आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, और देन उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या क्या रही है स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए। देन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की गई है, क्योंकि जो ऊपर डिस्कस करेंगे ना उन प्रॉब्लम्स को लेकर ही हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी, टर्मिनोलॉजी, रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। वही यहां पर प्रॉब्लम एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा। सो जरूरी है कि स्टार्टिंग से लेकर एट द एंड वाला जब पॉइंट करेंगे ना तब आपको वो इजी लगेगा, ठीक है। तो जरूरी ये है कि स्टार्टिंग से लेकर जब हम कर रहे हैं तो उनको हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एंड फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टिव्स रहने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हम इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। देखो यहां पर सबसे पहले नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन क्या होती है, और जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है वो किस तरीके से रोल अदा करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने में, उनकी ग्रोथ करने में, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो जून 2025 में आया था, वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है एंड स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, ये भी आपके इंस्टीट्यूशन वाले सेक्टर से ही आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट मीन्स आपकी जो 5-6 फ्रेमवर्क है वो आपको लोगों को डिस्कस करने हैं, पर लिखना है यहाँ पर, सिग्निफिकेंस लिखने हैं एंड रोल क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वन बाय ये क्वेश्चन के आंसर तब समझ पाएंगे, क्योंकि देखो आंसर क्वेश्चन पता चल जाना, आंसर पता जाना इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो टर्मिनोलॉजी और वो एक्ट्स, ठीक है, और जो जिन्होंने क्या क्या नई नई फीचर्स ऐड ऑन की गई है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग रोल है, वो याद रख पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो करें स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि हाँ जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता ही क्या है। सिंपल सी बात है, जब मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों के पास इतना सफिशिएंट वे में पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की तरह आप कॉपी कर सकें। क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो क्या करती है, सबसे पहले एक बहुत बड़ी जमीन खरीदती है ना, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट करती है खड़ी करना, देन उसके बाद अलग अलग गैजेट, अलग अलग मशीनरी वहां पर इंस्टॉल करती है, देन स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट करती है, और वहां पर स्पेशल पर्सन की ही ट्रीटमेंट होती है, दैट मीन्स जो रिच पर्सन होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं उनके साथ उनकी डीलिंग होती है। अगर मैं ये कहूं कि आपकी भी इच्छा है वैसा ही काम करने की, पर आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आप क्या कर सके कि जमीन खरीदे, फिर बिल्डिंग बनाए, फिर उसके अंदर जो गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है वो रखे और स्पेशलाइज्ड पर्सन को वहां पर अपॉइंट करें, तो आप क्या करेंगे, अपना खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ब्यूटिक की, या फिर मैं कहूं कोई भी, अगर मैं कहूं कि आपको अगर ग्रीनरी का या गार्डनिंग का शौक है तो आप अपने ही छोटे से गार्डन में स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों से। जितने भी आप लोगों के पास रिसोर्सेज है, जितने भी आपके पास रॉ मटेरियल्स है, आप उन्हीं का ही बेटर यूज करते हैं या नहीं करते। यस अगर मैं कहूं कि आप लोगों को पौधे लगाने हैं अपने गार्डन के अंदर या अपने घर के अंदर, और आप लोगों के पास गमले के भी पैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप अपने पास जितनी भी प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर भी आप अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस या नो। तो आपने अपने पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका ही यूज कर रहे हैं और फिर अपने शौक को पूरा कर रहे हैं और फिर मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी यही है बच्चे। क्या कहना चाह रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब कि स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटे लेवल पर एक इंडस्ट्री सेटअप करना। और इसका मेन कारण यही है कि छोटे लेवल पर हो रही है क्योंकि यहां पर इसके पास क्या कमी है भाई, फाइनेंस की कमी है, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जितने भी अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप लोगों के पास कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियस है आप हैवी जो टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है, स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर नहीं कर सकते, मशीनरी जो है, टूल है, जो इक्विपमेंट आप उनको भी क्या है परचेज नहीं कर सकते,
राइट। तो क्या करेंगे, फंड के कम होने के कारण आप क्या करेंगे, अपने ही रीजनल एरिया के अंदर क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर देखो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप लोगों ने कभी देखा है कि गांव में सेटअप हो रही है? नहीं, कोई ऐसी जगह पर होगी जहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा हो, जहां पर रीच ज्यादा हो, जहां पर प्रोडक्शन हम अच्छे से करें और अपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को हम इजिली एक्वायर इजिली कर सके। यस या नो? यस। सो यहां पर बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, भाई बड़े बड़े शहरों में जाने के तो पैसे नहीं है, सो वो क्या करेगी, अपने रीजनल एरिया में ही, इसकी या तो गांव में, कस्बे में, या फिर ऐसे एरिया में जहां पर उनकी पहुंच है, वहां पर वो क्या करने जाएगी, वो अपना अपना स्टार्टअप करेगी और वहां से ही वो क्या करने जाएगी, अपनी नींव शुरू करेगी, वहीं से अपनी एम्प्लॉयमेंट लेगी, वहीं से लोगों के रिसोर्सेज जितने भी उसे चाहिए, ठीक है, वो वहीं से एक्वायर करेगी, जिससे कि उसको तो फायदा होगा कि भाई वो अपने काम को कर पा रहा है। दूसरा फायदा ये होगा कि वहां की आसपास की जो पॉपुलेशन है वो उनका यूज करेगा, वहां पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उनका यूज करेगा। ठीक है, तो काफी सारे फायदे भी हैं देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, और काफी सारे नुकसान भी हैं। उन नुकसान को हम बोलेंगे कि जो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके, समझ में आया कि बेसिक बेसिक फंडा क्या है। और इनको प्रमोट करने के लिए ना सरकार ने काफी सारी स्कीम लेकर आई थी, और वो चीजें हम काफी इन द सेंस कितने 3 से 4 चैप्टर से, जब से ब्लॉक नंबर 4 हमारा स्टार्ट हुआ है तब से हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। 1948 से जितनी भी रेजुलेशंस पास हुए थे, इंडस्ट्रियल रेजुलेशन, आप लोगों को पता है जो फर्स्ट था, हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है, इंडस्ट्रियल रेजुलेशंस, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर भी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट ने। 1948 के अंदर पहली इंडस्ट्रियल रेजुलेशन पास हुई थी, देन उसके बाद कितनी हुई थी, 1956 में आई, 1960 में आई, 1977 में आई, मतलब कि अमेंडमेंट्स होती गई, नहीं आई, अमेंडमेंट्स होती गई। कभी कही कि मैम हमने तो 2 ही पढ़ी है, 1948 और 1956, 60, 77, 80, 90, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, और फिर हम क्या करने चले गए, इस लेवल को हमने एक्सट्रीम लेवल पर लेके गए। कैसे किया, सरकार ने भी मदद की और हमने भी थोड़े से एफर्ट लगाए। इस चैप्टर के अंदर यही मेन मुद्दा था कि आप लोगों को पता चले कि हाँ जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या। फिर उसके बाद हम करेंगे अपने 17 यूनिट को, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है। मजेदार चैप्टर है, बिल्कुल मजा आएगा। तो क्या लिखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब यहां पर देखो, ये लाइनें जो शब्द मैं आप लोगों को समझाऊंगी ना, आप लोगों को एज इट इज देखने को मिलेंगे। अब मैंने बोला कि पैसों की कमी है, पैसों की कमी होने के कारण एक स्किल्ड पर्सन को वो पॉइंट नहीं कर सकते, तो आसपास की जो पॉपुलेशन है वहां की रीजनल एरिया में, वो कहां जाएगी, सबसे पहले जितने भी जिस भी एरिया में आप लोगों की रीच है, रूरल एरिया या फिर बैकवर्ड एरियाज, जिस भी एरिया में रीच है, आप वहां पे क्या करने वाले हैं, अपनी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियस है, जो अक्सर आप लोगों को डिस्पैरिटी नजर आती है, मतलब कि डिफरेंस नजर आता है कि भाई रिच होते जा रहे हैं और जो सोसाइटी है वो बढ़िया डेवलप होती जा रही है, जो बैक वाली है सोसाइटी वो बिल्कुल अंडर डेवलप होती जा रही है। तो इन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कारण जितने भी रूरल एरियाज है, जितने भी बैकवर्ड एरियाज है, वहां पे काम रोजगार आने के कारण उन एरिया का भी क्या होने लगा, बैलेंसिंग फिगर होने लगा। नहीं लगा कि भाई जिस तरीके कंपेयर तो बिल्कुल डिफरेंस है, पर कहीं ना कहीं ना के बराबर तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन का हम क्या कर रहे हैं, एज उनको रोजगार देंगे, क्योंकि हमें हमारा काम बन जाए, उनको पैसे मिल जाएंगे। तो क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इनको हम पैसा दे रहे हैं, इनकी इनकम जनरेट हो रही है। अब इनकी इनकम जनरेट होगी तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या ये इंप्रूव होएगा या नहीं होएगा, मतलब कि पैसा आएगा तो अपनी बेसिक नीड्स को वो फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, हाँ जी करेगा। अच्छा जी, और इनकी वजह से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट की वजह से, रूरल डेवलपमेंट की वजह से, यहां पर स्पेसिफिक एक बैंक भी आया था जिसे हम कहते हैं सिड, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिड भी, और स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के लिए ही फंड प्रोवाइड करता है। इसकी जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, उनको ही पैसा प्रोवाइड करते हैं कि इजीली लोन मिल जाए, कोई बैकअप सिक्योरिटी ना रखनी पड़े, ठीक है, ग्रोथ में। सो इस वजह से यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है बच्चे कि ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इंडियन इकोनॉमिक में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक में क्या ही पढ़ते हैं,
क्या ही पढ़ते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, पैसा जनरेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, और तो और आप लोगों की जीडीपी में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे जो बिजनेस है ना, कहते हैं ना कि तिनके तिनके से पहाड़ बन जाते हैं, बूंद बूंद से सागर बन जाते हैं। तो सेम इस तरीके से जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमिक को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है, वो लिमिटेड कैपिटल के साथ अपने काम को करते हैं। उनके पास छोटी छोटी स्मॉल वर्क फोर्स होती है, मतलब छोटे जो काम करने वाले जो पर्सन होते हैं वो होते हैं, और छोटे छोटे सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, जितना इतना ज्यादा एडवांस लेवल की यूज नहीं करते, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो करते होंगे ना। हाँ, बट एक बात इंपॉर्टेंट रखना कि क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। बस यही मेन बात है, इकोनॉमिक के अंदर ये कंट्रीब्यूट करती है, याद रखना, बूंद बूंद से सागर बनता है। सेम इस तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इसका अप्लाई होता है। पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इंडिया के जितने भी छोटे छोटे उद्यम हैं, उनके पास कैपिटल की कमी होने के कारण वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते, या फिर मैं कहूँ कि ज्यादा बड़े लेवल पर अपना काम नहीं कर पाते। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन आप लोगों को काफी बार देखने को मिलेगी, ठीक है। इन सभी चीजों को देखते हुए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए गवर्नमेंट ने काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आए। वो कॉन्ट्रीब्यूशन हम आगे तक पढ़ेंगे, ठीक है। उनके लिए पॉलिसी बनाई, उनके लिए रेगुलेशंस बनाए, उनके लिए प्लान बनाए कि भाई इतने 5 ईयर प्लान बनाए, 10 ईयर प्लान्स बनाए, इतने टाइम के लिए हम क्या करने जाएंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव को डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। गॉट इट। अच्छा, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती कैसी है, किस तरीके से वर्क करती है। जितनी बार मैंने 10 से 12 मिनट हो गए मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए, यही तो है इसकी फीचर्स, यही तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई इसको संभालता कौन है? कोई ऐसा है कि कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे कि भाई दुकानदार होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस होते हैं, वो खुद ही ओनर होते हैं, मोस्ट ऑफ वर्क वो खुद करते हैं, चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का हो, या फिर पैसे किस तरह कहां से अरेंज करने हैं, कहां पर लगाने हैं, कितना कोई डिसीजन लेना है, कितना प्रोडक्शन करना, सब कुछ करते हैं। ओनर मैनेज द एंटरप्राइजेस, जो ओनर होता है वो सारी एंटरप्राइजेस को सेल्फ मैनेज करता है, जिसकी वजह से सबसे बढ़िया फायदा यह है कि भाई वो क्या कर सकता है, जल्दी से डिसीजन ले सकता है। ओके, टाइम की सेविंग होगी, और जल्दी से अगर डिसीजन लिया जाएगा तो आप अपने रिसोर्सेज एंड टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। ये कहते हैं ना कि समय चला गया, अब क्या डिसीजन लेने का फायदा। क्योंकि एक तो एक हायरार्की फॉलो करे, भाई उससे पूछो। जैसे अक्सर हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड स्कूल्स के अंदर देखते हैं, एक प्रॉपर हायरार्की होती है कि अगर आप क्लास इंचार्ज हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो सीवी होते हैं उससे कंफर्म करना पड़ता है, वो वाइस चांसलर से कंफर्म करेगा, वो सुपरवाइजर से कंफर्म करेगा, फिर डायरेक्टर आएगा, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर फाइनली जाकर प्रिंसिपल आती है ना। तो सेम इस तरीके लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, है ना। उनके पास अपना खुद का पैसा होता है, अपनी खुद की सेविंग्स को ही मोस्टली वो यूज करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसमैन को ना लोन लेने में भी ज्यादा काफी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, और वो उस फॉर्मेलिटी से बचने के लिए वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का पैसा या फिर अपनी फैमिली के अंदर जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनसे वो फंड को कलेक्ट करते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं। लोअर लेवल ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या यहाँ पर कोई हैवी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हैवी एजुकेशन की जरूरत होती है? नो, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने एम्प्लॉयमेंट को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर जितना भी काम किया जाता है लेबर को यूज करके किया जाता है, क्योंकि भाई मशीन के तो पैसे नहीं है, मशीन इतनी बड़ी बड़ी हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, मंगवा नहीं सकते, मतलब बहुत सारी चीजें। अगर मंगवा भी ली तो उसे सीखा कैसे चला जाएगा, उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है अक्सर जो मशीनरी की, कहते हैं ना कि जब गाड़ी हम खरीद रहे हैं तो गाड़ी खरीदना बड़ी बात नहीं, गाड़ी खरीदना बड़ी बात नहीं है, पर गाड़ी को चलाना बड़ी बात है, क्योंकि भाई चलाने के दौरान आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स काफी सारी आती हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए मशीनों का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव, मींस कि ज्यादा लेबर को यूज किया जा रहा है, मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है एज कंपेयर टू मशीनरी। पर आज के टाइम में तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। यस एवरीवन, यस। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं यूज ऑफ द सिंपल टेक्नोलॉजी, मतलब सिंपल है, कोई ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी नहीं है। डिस्पर्स द लोकेशन का मतलब क्या है,
मतलब कि जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, वो मोस्ट ऑफ रूरल या फिर बैकवर्ड एरिया के अंदर होते हैं, रिमोट एरियाज के अंदर होती है। और इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट बताऊं क्या है, इनका बेनिफिट बताऊं, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, मेन कारण है रिसोर्सेज ना होना, पैसा ना होना। ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग रीजनली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती है ना, जो अक्सर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि भाई वेल्थ हमारी बराबर नहीं बढ़ती, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इन अनइक्वल क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पर यहां पर क्या है कि भाई इंडस्ट्री आपकी रूरल एरिया के अंदर सेटअप होने के कारण ना, वहां पर भी कहीं ना कहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 4-5 साल में जरूर होगा क्या, डेवलपमेंट, राइट। तो यहां पर जो डिस्क्रिपेंसीज होती थी ना, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो कम होता जाएगा। दिस इज द मेन, मेरे को सबसे बढ़िया बेस्ट ये लगा। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड कॉमन पॉइंट है। क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, क्या हो गया, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी एक बंदे के हाथ में क्या होना, पावर होना। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहां मैंने कहा कि भाई अच्छे छोटे 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 बिजनेसमैन काफी सारे होते हैं, कोई कुछ प्रोड्यूस करता है, कोई कुछ प्रोड्यूस करता है, कोई कुछ प्रोड्यूस करता है, कोई कुछ प्रोड्यूस करता है। और जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सारा का सारा सामान खुद प्रोड्यूस कर लेती है, जिसके कारण क्या कहेगी, वो ना तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ना ही उसे किसी की जरूरत होने वाली है। तो क्या होता है, मार्केट में फिर उसी की चलती है। पर यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। जितने भी छोटे छोटे उद्यमी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजें बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार की, एक बड़ी कंपनी है, वो कार सारी की सारी, उसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो खुद प्रोड्यूस कर लेती है। बट ये छोटी छोटी इंडस्ट्री क्या करेंगी, कोई स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स में भी काफी सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि नट हो गया, बोल्ट हो गया, गियर बक्सा हो गया, ठीक है, डिक्की के अंदर जो जितने भी मैटिंग पॉइंट होते हैं, डीजे सिस्टम होता है, बुफोर्स टाइप में होते हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्री के सारे इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल है वो अलग अलग प्रोड्यूस करती है। तो सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। पर बड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है, सारा का सारा वो काम वो खुद करते, तो भाई दूसरे से क्यों पूछेगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ना समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई समझ में, फीचर्स आ गई इसकी समझ में। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन के बारे में बात करूं, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब अलग अलग है। सबने अपना अपना क्राइटेरिया दिया है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये होती है। यूएसए एंड यूके के हिसाब से अगर बात की जाए तो वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बात की जाती है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में बात की जाए तो वहां पे बात की जाती है इन्वेस्टमेंट किसने कितनी की है। जापान, कोरिया एंड फिलीपीन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है। चाइना बात करता है टर्नओवर के बारे में। इंडिया बात करता है भाई इन्वेस्टमेंट कितनी की है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल कम है, लेबर एम्प्लॉयड है, मतलब यहाँ पे काम ज्यादा कौन करेंगे, एम्प्लॉयड करेंगे। तो इंडिया के एस्पेक्ट से देखा जाए तो कितनी इन्वेस्टमेंट की है और कितने नंबर ऑफ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। समझ में आया इतना कि हाँ जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्चुअल में होती ही क्या है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, समझ में आया। चलो तो अब बात करते हैं रैशनल फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रैशनल का मतलब क्या होता है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट ही क्या है। अब हमने इस चीजों को ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये फीचर होती है, इसके अंदर ये कुछ कमियां भी हम कह सकते हैं। पर वही बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो यहां पर इसी वजह से हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि भाई जब भी कोई चीज आती है ना, मतलब कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो रैशनल का मतलब क्या है, मीन्स द रीजन और द जस्टिफिकेशन बिहाइंड द समथिंग, बेसिकली व्हाई द समथिंग इज डन और व्हाई इट एग्जिस्ट। क्यों कुछ काम किया जा रहा है, क्यों कोई चीज एग्जिस्टेंस में आ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े लास्ट लेक्चर में हमने किया था 15th यूनिट के अंदर। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और इंडस्ट्री पॉलिसी के अंदर 1948 के और 1956 की हमने डिस्कस की थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा पहली बात है प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए ऑब्वियस हमें क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें मतलब क्या मैं कह सकती हूँ मेरे पास ये इनपुट है, इनपुट यूज होगा, प्रोसेसिंग होगी बीच में, जो अक्सर कंप्यूटर में भी करते थे कि भाई हम क्या करते हैं कमांड देते हैं,
हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आता है, आउटपुट निकल के आता है। इस आउटपुट को बेटा जी क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के लिए मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट कहां से लेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि भाई जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी रिसोर्सेज है, फिनांस का हो गया, मैन पावर हो गई है, ठीक है, और पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर हो गया, जनरेशन पावर हो गई है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप कहां लेंगे, अपनी ही सोसाइटी से लेंगे। अगर अपनी सोसाइटी से अवेलेबल नहीं होती तो हम फॉरेन कंट्री से अवेलेबल करवाते हैं, यस या नो। तो अगर हम यहां से लेंगे तो यहां पर खरीदेंगे हम। अच्छा, जब हम कोई खरीदते हैं तो इनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, इन बंदों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, हम इसकी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए बच्चे, इनको भाई मैन पावर चाहिए। पहले के टाइम में तो भाई 1948 के बारे में बात की जाए, 1956, 1970, 80 के दौरान के बारे में बात की जाए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा काम किससे होता था, लेबर से होता था। तो लेबर की जरूरत थी, लेबर आई तो यहां पर क्या जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई बच्चे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। तो यहां पर काफी सारे रीजन है ना। मैं एकदम से तुम्हें सारे तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीजें हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन रोल है जिसके कारण यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है, कि भाई हमें इकोनॉमिक को ग्रोथ करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, इनकम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूवमेंट करना है। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ना यही मेन प्रॉब्लम थी भाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इनकम नहीं थी। भाई इनकम मेन बात है, स्किल नहीं थी उस टाइम, और स्किल नहीं थी तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन उस तरीके का बेस्ट नहीं होता था। प्रोडक्शन बेस्ट नहीं होता था तो कॉस्ट ज्यादा होती थी, कॉस्ट ज्यादा आने के कारण लोगों ने क्या किया, उनको खरीदना बंद किया, कैपिटल नहीं थी, सेविंग ही नहीं होती थी, इन्वेस्टमेंट तो बाद में करेंगे, टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इन सभी चीजों की कमी थी। और इन सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था, याद आया। तो इनके यही मेन रीजन है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है, उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करते थे, जिसके कारण हम इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव। मोर लेबर लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी। तभी तो कहते हैं इंडिया के अंदर ना जो रोजगार है वो सस्ता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, काम करते हो, सेम घंटे के हिसाब से आप लोगों को वहां पे ज्यादा पैसे मिलेंगे इंडिया के कंपैरिजन। इंडिया के कंपैरिजन नॉर्मली क्या होता है, 500 से 700 रुपए पर डे आपको रिसीव होते हैं, पर वहां पे हजारों में होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ये चीज भी नहीं है। इक्विटेबल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, जो इनकम है, वेल्थ है, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिससे कि अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, सभी पर्सन के बीच में इक्वलिटी बनी रहे। ओके, इनकम जो लार्ज इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, इनकम का पोर्शन क्या होता है, कुछ ही लोगों के हाथ में ही हाथ में होता है। मतलब कि कोई डिसीजन लेना है भाई यही लेगा, कोई पैसा उठाना है भाई यही देगा, मतलब कि हर चीज ना कंसंट्रेटेड थी, मतलब हर चीज कुछ लोगों के हाथ में ही थी। हर किसी के पास ये नहीं कह सकते कि हाँ इस पे नहीं मिल रहा तो दूसरे पर्सन पे ले जाओ, इस पे नहीं मिल रहा दूसरे पर्सन, अरे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वहां उस टाइम पे मोनोपोली ज्यादा थी। मोनोपोली समझते हो, परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मोनोपोली होता है। हमने MC021 में भी किया हुआ है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आने के बाद मेन तो ये रहा भाई, कंसंट्रेशन जो होती थी ना वो कम 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 होती गई, ठीक है। धीरे धीरे करके इन चीजों पे वर्क किया जा रहा है, ठीक है, और इनकी लिमिटेशन भी यही आएगी कि भाई अभी भी, वैसे आज भी इस तरीके की जो सिचुएशन है इक्वल नहीं हुआ है। इनकम का, वेल्थ का, डिसीजन मेकिंग का, फिनेंसिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बात की जाए, या फिर मैं कहूँ सोशल जस्टिस के हिसाब से बात की जाए, ये अभी इक्वल नहीं हुई है। हमें प्रॉपरली, मैं ये नहीं कह सकती पूरे परफेक्ट हो गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी थोड़ी बहुत कमी अभी भी रहती है। तो इसकी लिमिटेशन में, ये जो मैं पॉइंट करवा रही हूँ ना, ये इसकी लिमिटेशन प्रॉब्लम्स में भी आएंगे, ठीक है। लेटेंट रिसोर्सेज आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास ना, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फालतू में, जैसे कह सकते हैं फालतू का समय खराब करना, जैसे हम अक्सर यूट्यूब पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, और जितने भी सोशल मीडिया हैं हम उनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं करते। आप लोग खुद ऑब्जर्व करना, अपनी डेली रूटीन नोट आउट करना कि भाई आप दिन में से जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से सबसे ज्यादा टाइम किसके ऊपर स्पेंड करते हो, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। फिर आप सोचते हो कि उससे अलावा क्या करें, अगर आप 4 दिन बंद करके देखो, 4
दिन बंद करके देखो, फिर आपको ये लगेगा कि आपके पास तो टाइम ही टाइम है, उस टाइम को कहाँ यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे यही बात की गई है, आपके पास जितने भी आइडल सेविंग्स थी, ठीक है, उनको यूज करो, आइडल टाइम है उनको यूज करो, जितने भी अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है उनको यूज करो। इनको यूज करने का तरीका यहाँ पर डिस्कस किया है। क्योंकि जितने भी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्हीं को यूज करके आज अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे भी रील देखी होगी, भाई फलाने बंदे ने क्या किया है। अब जैसे मैंने आप लोगों को प्लांटेशन का मैंने खुद ऐसे किया, रिसोर्सेज ना होने के कारण स्टार्टिंग में, जैसे कि अगर मैं टीचिंग करियर की अगर बात की जाए, एकदम से ऐसे ऑनलाइन नहीं आए हैं, धीरे धीरे करके आए हैं। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हर जगह ऐसी चीजें होती हैं, है ना। तो अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग आपको रिजल्ट ला कर देगी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के हाथ में चीजें ना रहने देना, कुछ एरिया में ही इंडस्ट्री ना रहने देना, कुछ लोग ही क्या करें, डिसीजन ना ले। मतलब कि एक जगह चीजें एकत्रित ना होकर अलग अलग एरिया में क्या हो, स्प्रेड हो, जिससे क्या होगा, पहली बात तो जो डिस्पैरिटी की जो सिचुएशंस थी वो कम होगी या नहीं होगी, जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो कम होगा या नहीं होगा, होगा। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, वो तो क्या करती है, केवल फोकस करती है उन एरियाज के ऊपर कि जिनसे भाई उनको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। उनके अलावा वो किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं करती। अगर वो चाह रही है कि बड़े बिजनेस, बड़ी सिटी के अंदर हमें सेटअप करना है, वहां से प्रॉफिट आएगा तो वहां सेट करेंगे। उनको लग रहा है कि भाई इस मार्केट में हमें सेट करना है तो वहीं करेंगे, मतलब कि वो अपने प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ सेटअप कहाँ होते हैं, रूरल, सभी जो अर्बन होती है, बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जिसके थ्रू आप लोग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, डिस्पैरिटी की जो सिचुएशन है वो नहीं आती है। गॉट इट। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है उसको खत्म करना, हर पर्सन क्या है, हर सोसाइटी के अंदर अपना वर्क कर सके। अदर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, जैसे कि काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे इकोनॉमिक के बूस्ट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी गई, आगे भी डिस्कस करेंगे। फॉरेन में क्या है, जैसे कि आपकी टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जर्म्स एंड, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, आईटी सॉफ्टवेयर हो गए। ये आप जब MC015 को डिस्कस करेंगे ना थर्ड सेमेस्टर में, आपके पर्टिकुलर चैप्टर इसके ऊपर है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, जर्म्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स के ऊपर, आईटी एंड सॉफ्टवेयर गुड्स के ऊपर, इनके ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर है, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, स्टैटिक पोर्शन है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आ गया हमारे पास रिक्वायरमेंट क्यों, क्योंकि हमें इन चीजों के ऊपर वर्क करना है, अभी इनके ऊपर कमियां हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या क्या, अच्छा इंस्टीट्यूशनल आए ही क्यों, कहना चाह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट देखो इंस्टीट्यूट है, उनका अपना अपना काम है, क्यों इसलिए काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काम करें। पहली बात तो ये समझो कि भाई ये लाए ही क्यों है, इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है आया ही क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट, देखो हम ये कहते हैं ना कि एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। मैं कहूं कि आपके घर पार्टी है तो क्या आप सारे के सारे काम खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कहते हैं कर तो सकते हैं, पर क्या उस बेस्ट वे में कर सकते हैं जो आप की जो मेन फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना बनाना अच्छा आता है, सर्विंग करना आपके भाई को आता है, ठीक है, डेकोरेशन करना आपकी बहन को आता है, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट देना मम्मी को आता है, ठीक है, फिनेंस का सोर्स कैसे कमाना है पापा को आता है, सबकी अपनी अपनी फीचर है। अगर तुम वो सारे के सारे काम तुम करो तो क्या तुम बेस्ट वे से करोगे, तुम खाना भी नहीं अच्छा बनाओगे उस दौरान, तो है ना, समझ पा रहे मेरी बात, मतलब कि हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक पर्सन का अपना अपना रोल होता है और उस रोल के हिसाब से उनको वर्क दिया गया। इंस्टीट्यूशनल की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि इन्होंने क्या बनाया है, रूल, रेगुलेशंस, टर्म, कंडीशंस और कोई भी पॉलिसी या फिर मैं कहूं कि प्लान जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है रिजल्ट को लेने के लिए। तो यहाँ पे 5 तरीके के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है, कोई ग्रोथ के ऊपर बात करेगा, किसी के अंदर कुछ कमी है तो नेक्स्ट वाला उसके अंदर अपना ऐड ऑन करेगा कि भाई फलाने में इतनी कमी थी, ये था, ये चीजें, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना 3 लेवल पर है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। नेशनल का मतलब है टॉप लेवल, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की डीलिंग को संभालने वाली बात करेगा। स्टेट का मतलब क्या है, जो अपने जैसे अपने अपने
स्टेट जैसे कि मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया, पंजाब के अंदर जैसे कि काफी सारे स्टेट्स हैं, हरियाणा के अंदर काफी सारे स्टेट्स हैं, उन पर सॉरी डिस्ट्रिक्ट है उनके ऊपर है। तो इंस्टीट्यूशनल क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस, फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे, अगर आपको कमी है तो वो प्रोवाइड करेंगे। मार्केटिंग कैसे करने, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, केवल पैसा होना, रिसोर्सेज मिल कम होना, ये कमी नहीं होती भाई, सामान बन गया बिकेगा कैसे, ये भी तो दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस है कि ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, एजुकेशन दी गई है, सेमिनार कंडक्ट किए गए हैं, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस दी गई है। इन सभी इंस्टीट्यूशंस का यही काम है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके टॉप लेवल के हैं। यहां पर गवर्नमेंट क्रिएट द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू, किसके लिए, पॉलिसी बनाना, गाइडेंस करना, ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट कैसे करना है, इन सभी कामों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया। अच्छा, उनमें सबसे पहले आ जाता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्लियर है, आप इसे समझिए ऐसे, आप इसे समझिए ऐसे, एक सेकेंड, इसको मैं, समझना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री तो आ गया समझ में, डेवलपमेंट करनी है, क्या क्या करना है, पॉलिसी बनानी है, ट्रेनिंग देनी है, टेक्नोलॉजी स्मूथ करनी है, एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग बात करनी है। तो ये हम ये कहेंगे कि ये मेन हेड है, यहां से कमांड क्या है निकलेगी, हेड ऑफिस है ये, ठीक है, जहां से मोस्ट ऑफ वर्किंग होने वाली है। ये कब आई थी, 1956 में, सॉरी 1954 में, याद रह जाएगा। याद करने का वैसे मैं तरीका बताऊंगा। ये एक्चुअल में क्या करती है, सबसे पहली बात ये पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी किसके, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ऑब्वियस नेशनल लेवल पे है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के जो फॉरेक्स जो डिपार्टमेंट में पर्सन है, आई थिंक नाम तो मैं स्किप हो गया मेरे माइंड से, वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ जो डीलिंग होती है ना फॉरेन कंट्री के साथ, वो हर मीटिंग में होता है। अभी तो मुझे देख लेना, वैसे मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया है। जो पॉलिसी सपोर्ट होती है ना, पॉलिसी सपोर्ट का मतलब क्या है, जितने भी ये पॉलिसी बनाते हैं ना पर्सन हैं, ये किसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, सरकार के कॉन्टेक्ट में रहती है। सरकार जैसे कि सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जो प्लानिंग करती है उनके साथ वो रिलेशन में रहेगी। तो ऑब्वियस उसे ये पता होगा कि भाई सरकार का ये प्लान है, इस साल में ये करने वाली है, इस साल में ये करने वाली है, इस साल में ये करने वाली है, ये ऐसे आनो। तो उनके बेसिस पे ये जो डिपार्टमेंट है ना, SIDO, दैट मीन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं ना बंदे, वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे कि भाई क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किसके लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, और क्या चेंजेस की हमें जरूरत है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे, इसका काम क्या है कि भाई ये क्या करता है, पॉलिसी फ्रेम करता है। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ओके। सबसे पहला काम आया समझ में, अच्छा जी। दूसरा कहते हैं भाई टेक्निकल एंड मैनेजरियल सपोर्ट। मैंने टेक्निकल का मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी से बात की जा रही है, जो थोड़ा सा स्किल की रिक्वायरमेंट बात की जा रही है। मैनेजरियल का मतलब होता है कि आप बिजनेस को कैसे संभालेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, उसकी स्टाफिंग कैसे करेंगे, रिक्रूटिंग कैसे करेंगे, फंडिंग कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में वो इनके अंदर हेल्प करते हैं, ओके। तो इसके लिए आप लोगों को सलाह देता है, ठीक है। आप लोगों की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके उसके लिए आप लोगों को कोई टूल की ट्रेनिंग दे देगा, ठीक है। आप लोगों का स्टैंडर्ड इंप्रूव कैसे हो सके, ठीक है, कौन सी मशीन आपको यूज करनी चाहिए जो आपके लिए अफोर्डेबल है, वो इन तरीके का काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करते हैं, टेक्निकल एंड मैनेजरियल, राइट, मैनेजरियल सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट है या कुछ हो रहा है, सपोर्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाता है ट्रेनिंग देना, किस लिए, जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, मींस कि हर एक इंसान को सिखाया जा रहा है। आज के टाइम तुम लोगों ने कितनी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, हम आपको अपना खुद का बिजनेस, खुद का पैसा कैसे यूज करें, कितनी सारी वर्कशॉप चली हुई है। वो आप लोगों को पहले सरकार देती थी, अब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब कुछ अर्निंग का सोर्स बन गया है ना। तो किस तरीके से हर एक पर्सन, मैनी
पीपल्स वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट डू नॉट नो हाउ टू डू इट। कि हर एक बंदा चाहता था कि भाई अपना खुद का बिजनेस हो, पर ये नहीं जानता कि कैसे करना है। कैसे करना है वो किसने बताया? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। ठीक है, आप लोगों को एक रास्ता दिखाया है। देन उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या है कि जब, समझना बच्चे, मान लीजिए ये यूएसए है, फॉरेन कंट्री है, हमारे पास ये क्या है? इंडिया है। ठीक है, ये हमारी इंडिया। आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? फॉरेन कंट्री से क्या करना चाह रहे हैं? अपना सामान बेचना चाह रहे हैं। आपके पास बहुत सारा बल्क में है, क्या है? बल्क में है। तो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो सेल करेंगे तो उसे सेल नहीं कहते हैं नेशनल लेवल पर, हम उसे कहते हैं एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने से आपके फायदा क्या होने वाला है? भाई आपको फायदा होगा कि भाई आप लोगों के पास क्या होने वाला है? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? फंड क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं फॉरेन जो करेंसी है हमारे पास आ रही है, तो इसलिए इसको प्रमोट किया जाता है कि फॉरेन करेंसी को हम यूज करते हैं हमारी फर्दर पेमेंट करने के लिए। तो समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे इसके वर्क क्या है? सबसे पहले पॉलिसी बनाना, टेक्निकल एंड मैनेजरल सपोर्ट करना। तीसरा हमारे पास क्या था? आप लोगों को ट्रेनिंग देना एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अरे एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है। एंड फोर्थ क्या है आपके पास? एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में बात की जा रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? एक्सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग बेचे, बेचने के बाद क्या होगा? उनके पास पैसा आएगा। क्या सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि हाँ जी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से वर्क करती है? और इसके लिए ना स्पेशली सेंसेट के नाम से एक नेटवर्क भी आया था, जिसके अंदर आपके पास 5 टेक्नोलॉजिकल नोडल सेंटर आए थे, और इसके अंदर 16 सेंटर इसके अंदर यूजर्स थे, और 20 मेजर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के है ना, वो आपके सब सेक्टर थे, यहाँ पे वर्क किया जा रहा था। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। बताया था, पेपर में आया हुआ है। अच्छा, कैसे लिखेंगे? ये हम ये कह सकते हैं, ये कैसे फील्ड ऑफिस है। दैट मीन्स इसके बाद जो काम करते हैं, क्या नाम बताया? स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स। ये हेड था, तो ये क्या है? इसके आगे फील्ड क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अदर फंक्शनिंग होगी, सबकी अपनी अपनी है। 28 इसके अंदर क्या है? 28 इसके अंदर क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए गए हैं, और उसके अंदर 30 ब्रांचेज है, और उनके अंदर ना 42 कॉमन फैकल्टी वर्कशॉप बनाई गई है। ये आप जैसे कहते हैं ना, ब्रांचेज है, मेन हेड ऑफिस है, उसके फिर सब हेड ऑफिस है, इनका मेन काम है। इनका मेन काम बस ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाए। कि अब देखो ऑब्वियस है, सर्विस प्रोवाइड करने से क्या होगा? मतलब कि आप लोगों को स्किल प्रोवाइड दे दी है। ठीक है, टेक्निकली कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे पता लगेगा कि हाँ प्रोडक्शन मैं ज्यादा करूं तो कैसे, ये कॉन्सेप्ट आया। तुम्हें पता है प्रोडक्शन ज्यादा करने से कॉस्ट आप लोगों की कम आती है। ये कॉन्सेप्ट किसने समझाया? भाई इन इंस्टीट्यूशन ने समझाया कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट कम आएगी, है ना। कैसे आएगी? मैं कहूंगी अगर फॉर एग्जाम्पल इस ऑफिस का जो रेंट है वो 1 लाख रुपीज है। ठीक है, अब चाहे मेरे पास ऑफलाइन के अंदर बच्चा चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, क्या रेंट कम होगा? नहीं। अगर 10,000 बच्चे आ गए तो वो देखो प्रोडक्शन बढ़ी। ठीक है, मतलब बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी पर यूनिट को निकालू तो क्या निकल कर आएगा? यहाँ पर 10 रुपये आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरी पर स्टूडेंट के हिसाब से कॉस्ट क्या हुई? कम आएगी। 1 आएगा तो पूरा 1 लाख रुपए खर्चा है एक बच्चे के हिसाब से। 2 आए तो फिर 50,000 रुपये खर्चा है। 3 आए तो फिर कितना होगा? 33,000 रुपये खर्चा आएगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को बताई कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो आप क्या कर सकेंगे? प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में सर्विस क्या दे रहा है? ये बता रहा है कि चीजें प्रैक्टिकली करनी है, ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को अप्लाई करनी है। ये नहीं है कि आप बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको करके नहीं कर देखना, आप लोगों को करके देखना है। जो टेक्निकल हम बता रहे हैं, टेक्निक्स हम बता रहे हैं, आप लोगों को अप्लाई करनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है ना। कंडक्ट द सर्वे भी कंडक्ट किया गया। नए नए बिजनेस की आइडियाज, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए बात की गई कि भाई मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि हर दिन कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, कैसे आ रहा है?
कभी सोचा है तुम लोगों ने कि हर दिन कोई नया डिज़ाइन आ रहा है, हर दिन कोई नया पैटर्न आ रहा है? वो जो जितने भी बिजनेसमैन है वो मार्केट में सर्च करते रहते हैं कि भाई क्या लोगों की डिमांड है, और उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, फिर सामान बनाते हैं। तो इनका काम भी यही सर्विस देना है कि कैसे आप अपने कस्टमर्स की डिमांड को फाइंड आउट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे क्या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, किस टॉपिक पे होने चाहिए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, एग्ज़ाम टाइम पे ना बच्चों के लिए एक मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस रिलीविंग, इन सभी के लिए ना एक सेमिनार कंडक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन स्कूल के अंदर भी, कि बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस होता है। अक्सर तुम्हें तो नहीं होगा, है ना, बहुत पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं इन चीज़ों को। अगर तुम्हें भी है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि तुम मतलब कि इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो अब रिक्वायरमेंट फाइंड आउट हुई, लोग बच्चे टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको डिसीज़ हो जाती हैं। तो वो चीज़ें ना हो तो उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाती है। तो ये काम ये करती हैं स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशंस। तो इनका मेन काम क्या है भाई? सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस ही है, सारी डिस्कस की है। अच्छा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन नेक्स्ट जाती है, कौन? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ठीक है, कब आई है? 1955 में आई है, 1955 में आई है। याद करना आसान है। सबसे पहले हेडिंग पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आई थी 1954 में, और 1955 में इसकी कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल नेशनल लेवल पर किसके बारे में बात की जा रही है? इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के बारे में बात की, कंपनीज के बारे में बात की जा रही है, कैसे हम इन चीज़ों को काम करने वाले हैं। इनके थ्रू ना क्या किया जाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड किया जाता है भाई? फिनांस प्रोवाइड किया जाता है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है। सामान बन गया, मार्केट कौन सी में बेचना है, कहाँ पर बेचना है, किस प्राइस में बेचना है, उनके यहाँ हेल्प करते हैं। और आपको किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है वो ये हेल्प करते हैं। इनके आपको ऑफिस याद करने पड़ेंगे बेटा, ये इसमें मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बता सकती, है ना। अच्छा, वाई आर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? 3 मेजर प्रॉब्लम थी। पहली बात तो भाई कंपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास क्या पैसा था? नहीं था। इनके पास रॉ मटेरियल टाइम पे अरेंज हो जाए वो उसकी भी दिक्कत थी, और मार्केट में अपना सामान बनाने के बाद कैसे बेचना है इसकी भी दिक्कत थी। इनके लिए इनका अपना अपना वक्त था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इन्होंने कैसे क्या कुछ काम किया। भाई इन्होंने किसकी हेल्प करी? इन्होंने फिनेंस की हेल्प करी, इन्होंने रॉ मटेरियल जो है इनको एक्वायर करने में हमें हेल्प की, और दूसरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इन्होंने हमारी हेल्प की, किस तरीके से सामान क्या होने वाला है, बिकने वाला है। ये 4 से 5 बातें, सॉरी 3 बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों को पैसे से संबंधित क्या करना, हेल्प प्रोवाइड करना। तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर ऑफनली डू नॉट गेट द इजी बैंक लोन। जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होते थे ना, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते थे, उनको बैंक से पैसा नहीं मिलता था, तो वो क्या करते थे, जितने भी महाजन साहूकार होते थे उनसे पैसा लेते थे, और उनसे पैसा लेने के कारण उन्हें क्या होता था, उन्हें ज्यादा हाई रेट पर लोन मिलता था, जो कि एक अपने आप में एक हैवी कॉस्ट था, है ना। तो यहां पर इनके थ्रू जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, यही है ना, हाँ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, इनके द्वारा कंपोजिट टर्म लोन की स्कीम अप्लाई की। कंपोजिट टर्म लोन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? जब हम लोन लेते हैं ना, तो लोन में लिखा होता है कि ये पैसा जो है ना, मनी जो है आप लोन के फॉर्म में मिल रहा है जो आपको, उसको आप यूज कहाँ करने वाले हैं। अगर आपने उसके बदले में, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ शादी में, ठीक है, या फिर मैं कंस्ट्रक्शन में इस चीज को पैसे को यूज करूंगी, ठीक है, और वो मैंने वहां यूज ना करके मैंने क्या कर दिया, गेमिंग में लगा दिया, और गेमिंग में लगाने के कारण मेरे पास पैसा सारा डूब गया। बैंक वाले मुझसे लेंगे नहीं लेंगे, और बाद में मेरे ऊपर पेनल्टी भी चार्ज करेंगे कि भाई जिस उद्देश्य के लिए तुमने लिया था उसमें तुमने यूज क्यों नहीं किया, है ना। तो यहां पर इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम पैसा ले रहे हैं, हमें जरूरी है कि भाई उसी के लिए यूज करना पड़ेगा। कंपोजिट स्कीम क्या होती है, चाहे आप फिक्स्ड पर्पज के लिए लोन ले, चाहे आप वर्किंग कैपिटल को अरेंज, क्योंकि फिक्स में क्या होता है कि मेरे को लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे मशीनरी खरीदनी है, मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है ना, तो उसके लिए लोन अलग लेना पड़ता था।
डेली रूटीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उसके लिए अलग लोन लेना पड़ता था, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मीन्स की नेशनल जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने क्या किया, कंपोजिट टर्म लोन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। मीन्स की चाहे आप फिक्स्ड लो या वर्किंग लो, ठीक है, दोनों को एक साथ कर दिया। इंस्टेड ऑफ द टेकिंग द सेपरेट लोन फॉर द डिफरेंट पर्पस, द एंटरप्रेन्योर गेट द एवरीथिंग इन द वन पैकेज। दैट मीन्स आप लोगों को फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की दोनों को एक कंबाइन तरीके से आप लोगों को लोन की सर्विस प्रोवाइड की गई, जिसके कारण फॉर्मेलिटी कम करनी पड़ी और जैसे भी चाहे आप पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या है, आप रेंट पे ले रहे हैं सामान, ठीक है। लीजिंग स्कीम का मतलब क्या है कि आप रेंट पे ले रहे हैं पर वो लंबे टाइम के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। यस एवरीवन, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में जब आप लीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप लंबे टाइम के लिए ना रेंट पर लेते हैं, आपको उसको ना एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 40-50 साल तक आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लीजिंग का स्कीम ही होता है। तो आप लोग उसे परमानेंटली बाय नहीं करते, जिसके कारण उसका आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। पहला काम आया समझ में कि भाई फाइनेंस की सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है। यस, अच्छा, नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल असिस्टेंस। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, अब देखो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, वो तो क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा सामान खरीद लेते हैं और एक साथ इकट्ठा सामान खरीदने में सस्ता भी पड़ता है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई 30 रुपये किलो आप लोगों को टमाटोज मिलेंगे, अगर 2 किलो लेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, 50 रुपये की मिल जाएंगी। तो क्या 10 रुपये का फायदा हुआ। तो आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, मीन्स की जो आपकी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए हम प्रॉपरली इन सभी चीज़ों को प्रोक्यूर करके पहले रख लेंगे, आप धीरे धीरे करके हमसे अरेंज कर लेना। ओके, अच्छा, मार्केट सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई किस एरिया में कितना सामान आप लोगों को बिकेगा, और इवन सरकार ने भी एक परसेंटेज डिसाइड कर रखी है कि भाई हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इतना सामान खरीदेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज द प्रमोटिंग एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक एंड द गवर्नमेंट मार्केट। समझ में आया। तो जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो खरीदे या ना खरीदे तुम्हारा प्रोडक्ट, बट गवर्नमेंट जरूर खरीदेगी। क्या क्या प्रोड्यूस करती है, वो गुड्स प्रोड्यूस करती है, बट दे हैव ऑफनली फेस द प्रॉब्लम इन अ सेलिंग द सामान। तो ऑब्वियस, अब बनाना तो ठीक है, बना लिया, पर बेचने में दिक्कत आ रही है। तो बेचने के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भाई इतने परसेंटेज तो तुम्हारी इनकम जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल कहे 20%, तुम 100% प्रोड्यूस करे, 20% सरकार तुम्हारा खरीदेगी, बाकी तुम अपना मार्केट में अपने आप बेच लेना, 20-30 जितना भी हो सके, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट एक्सिस्टेंस का मतलब क्या है, वही बात, आप लोगों को नेशनल लेवल की ओर लेके जाना, आप लोगों के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना कि भाई फॉरेन के कस्टमर कैसे हैं, फॉरेन में डिमांड कैसी है, फॉरेन में बायर कैसे हैं, फॉरेन में किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके रिगार्डिंग आप बात करें। एक्सपोर्ट वाला तो ना हर चीज़ में ऐड किया हुआ है, वैसे मोस्ट ऑफ 3 यूनिवर्सिटी भी है, एक्सपोर्ट का भी लो, चलो ऐड कर लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। यस एवरीवन, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। ओह माय गॉड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, एक्सटेंशन ट्रेनिंग, एक्सटेंशन ट्रेनिंग। नाम से क्लियर हो रहा है किस लिए आ रहा है, ट्रेनिंग देने के लिए। समझ में आया। कब आया था, 1960 के अंदर आया था। यस एवरीवन, चलो ये क्या है, ये क्या है, इसमें काम पता है क्या इसका, पूरी मार्केट को सर्च करेगा, ठीक है, किस चीज में कहां कमी है, किस सेक्टर में किस चीज की कमी है, उस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करने के लिए बोलेगा, और उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग देगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं
उसके अलावा भी चीज़ों को क्या करना, सर्च करना, कैसे कैसे उनकी बेसिक नीड्स है उनको फाइंड आउट करना, और उसके हिसाब से फिर आप लोगों को ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग अलग अलग चीज़ों में होती है। इट इज़ एन एपेक्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक ये मेन बॉडी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे मेन क्या किया जाता है, यहाँ पे मैन पावर को स्किल दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग कैसे प्रोजेक्ट को तैयार करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे हम आप लोगों को कहें कि पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है आप लोगों को, रिसर्च करने के, रिसर्च आप अपने आप कर लेंगे, आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि भाई डाटा को कलेक्शन कहाँ से करना है, आपको लाइब्रेरी की भी क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपकी जो केस स्टडी होती है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को अपने जो रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्या वो आप अपने आप तैयार कर लेते हैं? एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो बिब्लियोग्राफी होती है उनके अंदर से आगे जो रिसर्च पेपर होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, है ना? तो चीज़ें बहुत सारी होती है, अकेले कुछ नहीं कर पाते। तो ट्रेनिंग देते हैं, कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दे दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है, मैनेजर को। मीन्स कि जो ऑलरेडी इस वर्क में काम कर रहे हैं उन्हीं को ही ट्रेनिंग दोबारा से दी जाती है। तो जैसे कि हमारी टीचर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, हम एज अ टीचर है बट हमें फिर भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हम भी काफी बार मिस्टेक्स कर देते हैं, और हर कोई कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, जब तक वो करेगा नहीं, गलतियां नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। तो सेम एज इट इज हर जगह अप्लाई होते हैं। तो हमें भी ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं पर्सन, ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है कि कैसे टीच करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, वट एवर, मतलब जो भी सिचुएशन आती है। ओके, तो सेम इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी का मतलब क्या है कि किसको दी जाती है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दी जाती है कि भाई तुम्हें ना अपना फंड जो बजट है ना ये करोड़ों रुपए यहाँ लगाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को जितनी भी एजेंसीज हैं उनको बताया जाता है कि आप काम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, तीनों में फर्क है, कैसे कर सकते हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट दिया जाता है, राइट? ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर होते हैं, जो ट्रेनिंग, रिसर्च और इंटरनेशनल सपोर्ट। तो इसका मेन काम क्या हुआ? इसका मेन काम क्या हुआ कि भाई ये ट्रेनिंग देता है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है, ट्रेनिंग हाउस है, ठीक है, या फिर कोई भी एजेंसी उनको ट्रेनिंग देता है, और रिसर्च करके देता है, रिसर्च और इसके साथ एक और चीज लिखी थी, कंसल्टेंसी। एंड आप लोगों को इंटरनेशनल, वही बात है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में बात की जा रही है। ओके, अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, एक सेकेंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म NIE, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, बिजनेस नेशनल इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। मीन्स कि हर एक पर्सन को क्या किया जा रहा है? एंटरप्रेन्योर की स्किल प्रोवाइड की जा रही है, राइट? मीन्स कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये कब आया था? 1983 में। यस एवरीवन, धीरे धीरे लीड बनती जा रही है, क्या किसका क्या कुछ काम है। अच्छा, इसके अंदर बस मेन रोल यही था कि यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द इंडिया। और इनका फोकस क्या था? बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरल स्किल एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल टू स्टार्ट देयर ओवन एंटरप्राइजेस। वो अपना खुद का बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो इन सब की ट्रेनिंग देते थे, इन सबके लिए प्रोग्राम, इन सबके लिए सेमिनार कंडक्ट किए जाते थे कि भाई कैसे आप लोगों को ट्रेनिंग देनी है, कैसे अपने आप को और अपने जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, जो आप लोगों के जो कलीग्स हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे, और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग करना, कैसे अपने आप को कैसे अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करना है, कैसे अपने एंटरप्रेन्योर को आप ट्रेनिंग देंगे। इनका मेन काम यही था कि भाई इनकी स्किल जो है ना इनको एनहांस करना, और साथ ही साथ आप इसके रिगार्डिंग अपने नीचे आने वाले बंदों को कैसे ट्रेनिंग देने वाले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सिडबी भी कहते हैं। स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक काफी बार रिवीजन करने से हो जाएगा याद, कभी सोच रहे नहीं होने वाला, हर कुछ हो सकता है। ये आया था 1990 के अंदर। मेन काम पता है क्या है, आप लोगों के लिए बैंक आया है तो ऑब्वियस है क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों को कंसेशनल लोन दे देगा, मीन्स कि जितना रेट होता है उससे कम में लोन दे देगा, ठीक है। और लोन के रिगार्डिंग आप लोगों को जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो आप लोगों को कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेन वर्क यही है, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अप्रैल 1990 के अंदर। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था यहाँ पर, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जी, इनका मेन काम क्या था? पढ़ो। यस, एक सेकेंड, इनका मेन काम क्या था? एक सेकेंड। हाँ जी, इनका मेन काम क्या था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशंस, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट द स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया। दैट मीन्स आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। कैसे प्रोवाइड की जाए, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, आप लोगों को फिनेंस के रिगार्डिंग हेल्प देंगे। जैसे कि आप अगर नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो सेटिंग अप द न्यू एंटिटी कैसे करने वाले हैं, न्यू यूनिट कैसे सेटअप करने वाले हैं। एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट, आप अपनी यूनिट मान लीजिए अपने एरिया के अंदर है, इस एरिया के बाहर जाकर आप कैसे अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। भाई पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा प्रोवाइड कर देंगे। टेक्नोलॉजी लेनी है, मशीनें अपग्रेड करानी है, ये सभी के लिए आप लोगों को पैसा प्रोवाइड करेंगे। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, दैट मीन्स कि ये रीफाइनेंसिंग के भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंक के थ्रू, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के थ्रू, या फिर जितने भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट बैंकिंग आए हुए, ठीक है। प्रमोशनल एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटी के बारे में बात की जाए, मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, अब देखो प्रमोशन डेवलपमेंट कैसे होगी, ऑब्वियस है आप लोगों को कैंपेन, आप लोगों को स्कीम, आप लोगों को पॉलिसी, आप लोगों जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी होती है उनको आप यूज करेंगे नहीं करेंगे। तो जो जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड स्पेसिफिक किसके लिए है? टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को अपग्रेडेशन करनी है, ठीक है, नई नई चीज़ों के अंदर एड ऑन करना है, ठीक है, उसके लिए है। ISO का जो सर्टिफिकेशन स्कीम है आप लोगों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, ठीक है, जो छोटे छोटे उद्यमी होती हैं उनके लिए आप लोगों को लोन लेना है, ठीक है, उधार में पैसा लेना है तो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मार्केट में डेवलपमेंट करना है, अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, नई मार्केट है, नया प्रोडक्ट है लेकर जा रहे हैं, या फिर पुराना प्रोडक्ट है नई मार्केट में लेकर जा रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। पुराना प्रोडक्ट है नई मार्केट में लेकर जाते उसे मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इनके लिए आप लोगों को फंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। ISDO, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1954 में आए, रिवीजन कर लीजिए फटाफट। स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, देन उसके बाद कॉर्पोरेशन सेक्टर आया था, देन उसके बाद ट्रेनिंग एक्सटेंशन सेक्टर आया है 1960 के अंदर। 1983 के अंदर आप लोगों के पास एंटरप्रेन्योर की स्किल को एनहांस करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आया। फिर आपके पास बैंक आया था, ठीक है। अच्छा, स्टेट लेवल पे क्या है? ऑब्वियस है ये सभी चीजें नेशनल लेवल पे थी, यही एज इट इज चीजें स्टेट लेवल पे भी होंगी। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो ओवरऑल पॉलिसी तो बनाएगी पर अप्लाई कौन करेगा? स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट करेंगे। दैट्स इट, सबका मेन काम यही है कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड करना, ये सभी सर्विस देना जो हमने ऊपर डिस्कस की है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में भी यही है, आप इसको रीड करेंगे डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जाता है गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी है, कैसे कि भाई स्मॉल सेक्टर्स को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे। अब इतनी सारी पॉलिसी पढ़ने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को 5 पॉलिसी पढ़ाई, 1 2, कलर चेंज करते हैं कि आप डिफरेंशिएट कर सके, 3 4 5 6 आप लोगों ने इंस्टीट्यूट फैक्टर पढ़े कि जहां किस किस का क्या क्या रोल है। गवर्नमेंट ने, मैं बताती हूँ आप लोगों को, जब से भारत आजाद हुआ है ना, उसके बाद 1948 से लेकर 2002 तक के दौरान, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अगर देखे हैं, 13 चैप्टर से हम स्टार्ट हुए थे, इंडियन इकोनॉमिक क्या होता है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, और आज हम 16 चैप्टर करें। इसके अंदर हमने बहुत सारी पॉलिसीज को डिस्कस किया था 1948 से लेकर 2002 तक की, वो यही एज इट इज आ रही है। कैसे क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ना, ये नहीं है कि एक बार पॉलिसी बना दी है बस बना के रख दिया, नहीं, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क भी कर रही है।
कि कैसे उसके अंदर चेंजेस आना चाहिए। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 आया था। इसके अंदर मेन बात क्या की गई थी कि जितने भी छोटे छोटे उद्योग है वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के लिए डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, चाहे वो थोड़े लेवल पे क्यों ना कर रहे हो, थोड़े पे कर रहे हैं तो उसके अंदर सपोर्ट दिया, इंस्टीट्यूशनल बना दिए गए। यहां से डिफरेंट डिफरेंट जो हमने अभी 6 इंस्टीट्यूट पढ़े उनको सेटअप करने के बारे में बात की जा रही है। फिर 1956 में जो है बहुत बड़ा चेंज आया जिसके कारण स्पेसिफिक एक्ट भी बना 1956। यहां पर क्या बोला गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो आसपास की जो लोकल कैपिटल है, लोकल जो स्किल है, मींस की अपनी जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल जो चीजें हैं उनको ज्यादा मोबिलाइज करेंगे, दैट मीन्स मूव ऑन करेंगे। अगर चीजें मान लीजिए पंजाब के अंदर ज्यादा आप लोगों के पास है, मान लीजिए लेबर यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ से मूव होकर क्या चले जाएगा यूपी में या फिर दिल्ली के अंदर या फिर मैं कहूँगी हरियाणा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें क्या हो रहा है, मोबिलाइज होना, इनके ऊपर वर्क किया गया। इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी आई 1977 के अंदर, यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुई थी। मेन वर्क किया गया था कि जो आइटम्स पहले रिजर्व किए गए थे कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करने वाली है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, मतलब कि वो आइटम्स जो स्पेसिफिक मेंशन होता है कि भाई ये आइटम ये बनाएगा, वो आइटम्स का नंबर बढ़ा दिया गया, भाई 180 से लेकर 504 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण ऑब्वियस है इंपॉर्टेंस बढ़ी यहाँ पे कि भाई आप इतनी आइटम नहीं है, 504 यूनिट 504 आइटम बना सकते हो, तो मल्टीपल बिजनेसमैन आएंगे, लगाएंगे अपनी इंडस्ट्री और अपना काम स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऑब्वियस है रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट भी होगी, है ना, इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आपकी आ जाती है 1980 के अंदर। यहां से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का इकोनॉमिक रिफॉर्म का कंसेप्ट, जो कि 1990 के तक का सेम रहने वाला है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट 1956 में था ना, 1960 के अंदर कोलैप्स हुआ था, याद है तुम्हें। फिर इसके बाद 1960 के बाद 1917 के अंदर आप लोगों के अंदर यहाँ पर लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। फिर यहाँ पर 1970 से लेकर फिर भी काम नहीं चला 1980 तक, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और लिबरलाइज किया गया, मींस कि आप लोग अपना एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिए, और फिर 1980 में तो और ज्यादा एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना शुरू हुआ। 1990 के अंदर तो प्रॉपर ही लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था। समझ में आया, ये पिछले चैप्टर से लिंक करता है, यहाँ कुछ ऐसा नया नहीं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1990, ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए 1991 के अंदर। 6 अगस्त 1991 के अंदर यहाँ पे स्पेसिफिक अटेंशन दी गई थी कि भाई क्या क्या होने वाला है। ये टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूं, तभी कह रही थी कि भाई जो पीछे जो चैप्टर हम करते चल रहे हैं, जो पीछे हम चैप्टर करते आ रहे हैं 13 जो ब्लॉक नंबर 4 है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो इनको पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है कंप्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज 2000। अब 1900 के बाद आगे भी बढ़ता गया, मीन्स कि अब काफी सारी चीजों को एक साथ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इंप्लीमेंट करने जा रही है कि किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने आप को एक बड़े लेवल पे ले जाए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए, अपने आप को मॉडर्नाइज बनाए कि हाँ तुम जो सामान बना रहे हो वो नेशनल लेवल पर तुम्हारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाए। समझ में आया, तो 30 अगस्त 2000 के अंदर स्ट्रेंथन मॉडर्नाइजिंग एंड द एनहांसिंग द competitiveness ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन इरा। समझ में आया कि जो फाइनेंशियल की जो कमी होती थी, कंस्ट्रेंट होती थी, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशंस नहीं होती थी, इनके ऊपर काम किया गया था और ज्यादा और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और ये सेम एज इट इज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, तो अब यहां पर आ जाते हैं प्रोग्रामिंग फ्रॉम द प्रमोशंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या आप सभी को जो मैंने फर्स्ट पॉइंट समझाया था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 इंटरलिंक्ड है। यस एवरीवन, चलो आफ्टर द फ्रेमिंग द कंप्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी बना दी भाई गवर्नमेंट ने, काफी सारे प्रोग्राम स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्री है वो क्या होती गई, अपने आप को बढ़ती गई, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, बट फिर भी चीजों के अंदर कमी रह गई। तो यहाँ पर और ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लेकर आई। प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आ जाता है प्रोडक्शन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो आइटम पहले रिजर्व की गई थी कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है भाई इतना ही बनाएगी, ठीक है, 80-8 इतना आइटम्स बनाएगी, अब वो आइटम बढ़ा दी गई है, और ये आइटम ना धीरे धीरे करके बढ़ी है। मतलब कि
reservation of the item for the productions refer to there is a government policy under which the certain product are the exclusively reserved to the manufacture only by the small scale industry. लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस क्या करेंगे, उनको परमिशन नहीं है कि आप वो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि 47 आइटम्स है, ठीक है, पहले ये रिजर्व की गई थी, अब 814 आइटम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकती है। धीरे धीरे करके बढ़ी भी, फिर धीरे धीरे करके कम हुई। रीजन क्या है कम होने का, क्योंकि बाद में क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ, लेटर द मैनी आइटम वर द डे रिजर्व बिकॉज द ईदर दे वर नॉट बीइंग बी प्रोड्यूस। अब नंबर तो इतने बढ़ा दिए कि भाई तुम लोग इतना सारा सामान प्रोड्यूस कर सकते हो, इतनी इतनी वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर भाई पूरी कैपेबिलिटी के साथ उसको यूज नहीं किया। कम से कम 200 आइटम्स एज इट इज पड़ी थी, कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था, जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई और वो नंबर घटता 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 75 आइटम अब क्या है, बाहर हो चुकी है, ठीक है। रिजर्वेशंस ऑफ द आइटम फॉर द एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट परचेज। पहले तो क्या था कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये सामान बना सकती है, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन बनी। अब यहां पर है कि जो सामान बना है, सरकार उस बने हुए सामान में से कितना सामान खरीदेगी, जिससे कि उनकी परमानेंट इनकम तो होगी ही होगी या नहीं होगी। तो यहां पर उनके बारे में बात की जा रही है, रिजर्वेशंस ऑफ द आइटम फॉर द एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट परचेज, कि गवर्नमेंट क्या क्या परचेज करने वाली, किससे परचेज करेगी, भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से परचेज करेगी, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। और इसके लिए ना डायरेक्टर जनरल फॉर द सप्लाई एंड द डिस्पोजल हैंडल सच, इन सभी चीज़ों को संभालता है कि भाई कितना सरकार ने खरीदा है, कितना नहीं खरीदा, जिसके कारण इसलिए स्मॉल स्केल यूनिट के लिए एक गारंटेड मार्केट कहते हैं कि भाई सामान बनाया इतना % तो बिकेगा ही बिकेगा। इंसेंटिव्स इन द बैकवर्ड एरिया, ये आपने सुना भी होगा। अगर आप क्या करेंगे बेटा जी, अगर आप अपनी बिजनेस की यूनिट जो है ना, अगर आप रीजनल जो रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, वहां पर सेटअप करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को टैक्स में फायदा मिलेगा, आप लोगों के ऊपर काफी सारी छूट दी जाएगी, आप लोग कोई भी सामान खरीदेंगे आप लोगों को कम रेट पे दिया जाएगा। मतलब कि आप लोगों को एक्साइटेड किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है। जितने ज्यादा बिजनेसमैन एंगेज होंगे उतना ज्यादा बेटर रहने वाला है। तो फिनेंस जो अरेंज कर रहे हैं तो कंसेशनल हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब्सिडीज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन एरिया में करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी एग्जम्पशन का मतलब क्या है, जब आप क्या करते हैं फॉरेन कंट्री से सामान को जब मंगवाते हैं या फिर सामान को बेचते हैं तो आप लोगों को कुछ ड्यूटी देनी पड़ती है। और पहले ड्यूटी के लिए अमाउंट बोला गया था कि भाई 30 लाख, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स रिलीफ प्रोवाइडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ईदर फुली एंड पार्टली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो कस्टम ड्यूटी होती है, सॉरी फॉर दैट, एक्साइज ड्यूटी होती है जब कोई सामान आप बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग, मैं कंफ्यूज हो गई थी, आप इसको करेक्ट करना। और जो सेंट्रल कस्टम ड्यूटी जो होती है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान लगती है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लगती है। पहले ये था कि भाई अगर आप अप टू देयर इज 30 लाख रुपए तक का सामान क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो कह रहे हैं उस टाइम तक तो कोई टैक्स नहीं था। अगर आप 30 से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 30 से 50% कर रहे हैं, या 50 से 1 लाख तक कर रहे हैं, या फिर सॉरी 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए तक कर रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर टैक्स की ड्यूटी लगती थी, ठीक है। उसके बाद जैसे 3% लग गया, 30 से 50 के बीच में, 50 से 100 लाख तक के 5% लग गया। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं करना, हम इस 30 लाख से बढ़ाकर सीधा 1 करोड़ कर लेते कि अगर कि आप लोगों ने प्रोडक्शन किया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, अगर आप लोगों ने प्रोडक्शन किया है 1 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन किया है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फुल एक्सरसाइज एग्जम्पशन है। और ये लिमिट एक्सीड कर दिया 1 करोड़ रुपए तक की, बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, एंसिलरी डेवलपमेंट एंड द सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंज, बढ़िया, क्या कहना चाह रहे हैं पता है इसमें क्या है। अब देखो छोटे छोटे उद्यमी हैं तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे। जैसे मैंने गाड़ी का आप लोगों को बोला, जैसे टायर हो गया, नट बोल्ट हो गया, सीट हो गया, ठीक है, गियर बक्सा हो गया है, ठीक है, हैंडल्स हो गए, ब्रेक हो गए हैं, और आप लोगों की सीट बेल्ट हो गया। वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ी इंडस्ट्री को बोला भाई तुम अपना सामान ना इनसे खरीदना,
जिससे इनका काम भी चल जाएगा, इनकी सेलिंग होगी, तुम्हें जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे वो भी हो जाएगा। तो एंसिलरी आइटम्स प्रोवाइड करने वाले जो इंडस्ट्री होती है उसे हम सपोर्टिंग इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेसरीज होती हैं, वो प्रोड्यूस करती है और जो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना उनको खरीद लेती है। तो इसे हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जिससे कि क्या होगा, जो सेलर है मीन्स की जो छोटे छोटे उद्यमी है और जो बायर है वो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में जो मैच अच्छे से होगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है प्रोग्रामिंग ऑन द इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। कहना क्या चाह रहा है कि भाई आप अपने इन्वायरमेंट को भी मैनेज करना, ये नहीं है कि भाई बिजनेस करने से तुम्हें मतलब रखना है, नो, तुम्हें इन्वायरमेंट को भी मैनेज करके रखना है। ठीक है, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की बेटर होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप लोगों को ऑब्वियस है पैसा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करता है। और इसके लिए स्कीम भी, इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी जो आप लोगों के साथ जो मैं बोल सकती हूँ सेमिनार है, ठीक है, वो कंडक्ट कैसे कौन करवा रहा है, सिडबी भी करवा रहा है। ओके, इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्रामिंग के बारे में बात की जाए, ये बात करता है कि भाई आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बात की जा रही है, पावर, रोड, वाटर और फैक्ट्री जो सेट्स होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, मेन यहाँ पे बात की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ अदर भी है, इनको आप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे क्या कुछ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम्स आए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं प्रॉब्लम्स। बिल्कुल आसान है। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम यही है भाई, एम्प्लॉयमेंट की है। प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्शन कितना करना है, कैसे करना है, इतना तो ना कर दे कि भाई ज़्यादा हो जाए कि भाई आप लोगों के ख़राब हो जाए, एक्सपोर्ट कैसे करना है। अब ठीक है, हमें चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, पर ये नहीं है कि वो हेल्प क्या है हर सेक्टर तक पहुंच रही है, हर स्मॉल इंडस्ट्रियल एरियाज तक पहुंच रही है। समझ पा रहे हैं? अभी भी इन चीज़ों की फेस की जा रही है क्या, प्रॉब्लम। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है। इंटरनल होती है आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके आप से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूँ, कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमें याद नहीं होता, हमसे लिखा नहीं जाता। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये आपकी प्रॉब्लम है, आज स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम है। सेम इस तरीके से इंडस्ट्री की भी होती है। इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेजर्स है वो अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? क्या सभी इंडस्ट्री में मैनेजर अच्छा नहीं है? नहीं, आपकी इंडस्ट्री में मैनेजर अच्छा नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होगा, जो सभी के लिए सेम इफेक्ट डालता होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यस एवरीवन। अच्छा, तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल मीन्स की विद इन यूनिट एंड आउटसाइड द यूनिट कंपनी वाले, जैसे कि रॉ मटेरियल का कम रहना, क्रेडिट की फैसिलिटीज ना मिलना, टेक्नोलॉजी प्रॉपर ना अवेल होना, मार्केटिंग की प्रॉब्लम, इसकी कहाँ सामान को बेचना है, पावर सप्लाई ना होना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रॉपर प्रोडक्शन कैसे करेंगे, टेक्निकली आपको इश्यू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे कोई चीज़ चलने वाली है, कोई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे आप उसको अपग्रेड करने वाले हैं। सिकनेस दैट मीन्स जब आप चीज़ें धीरे धीरे करके कमज़ोर होते चले जाते हो, उसको अप फ्रेम नहीं करते हो। आपको ग्लोबलाइजेशन को भी नहीं पता कि भाई फॉरेन कंट्री के साथ कैसे डील करना है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके ऊपर अभी भी काम कर रही है। प्रॉब्लम्स यही है। फ्यूचर के एस्पेक्ट क्या है, जो अभी प्रॉब्लम है उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। सिंपल सा है, यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। और ये पॉइंट मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये चीज़ें मैंने अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था। यस एवरीवन, तो इसलिए कहती हूँ स्टार्टिंग से वीडियो देखा करो, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में, नोट्स बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बनाए हैं कि आप लोग ईजिली इसको पढ़ सकें। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए चैनल पर विजिट कर सकते हैं, बाकी आप लोगों को लिंक सबके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको हर PDF में भी मिल जाएंगे। अगर आप PDF एक्सेस करना चाहते हैं तो टीम का नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, मेल ID दी हुई है, तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की चाहे वो आप PDF एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, ये आप लोगों के क्वेश्चंस। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। गॉट इट? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बात करेंगे भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे होता है। पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक है, बाय बाय। कोई सजेशन देना चाहते हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए।